हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के वे सारे प्रश्न जो पिछले एनटीपीसी के 125 शिफ्टों में पूछे गए हैं। जी हाँ, एनटीपीसी का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसके 125 शिफ्टों में लगभग 677 साइंस के ऐसे प्रश्न रहे हैं जो पूछे गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग अभी एक एक करके देखने वाले हैं। एक्चुअली मैं एक वीडियो में लगभग 50 साइंस के प्रश्नों को सम्मिलित करने वाला हूं। इसमें केवल आपके प्रश्न ही नहीं होंगे बल्कि उनका डिटेल्स में आंसर रहेगा और साथ साथ उससे जुड़े हुए बाकी जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सबको मैं एक साथ शामिल करने वाला हूं। तो इसलिए एक एक वीडियो जो होगी वो लगभग 30 मिनट की होने वाली है। तो आप लोग धैर्य से देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे CVT 2 और साथ साथ ग्रुप डी में जब आप बैठेंगे तो साइंस के ये जितने भी प्रश्न हैं आपको इतने आसान लगेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये हमारा पहला वीडियो है इस सेट में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका कि छोटी आंत में अंगुली नुमा जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है। उसको हिंदी में बोले तो उसको अंकुर कहते हैं और इंग्लिश में उसको वीली बोलते हैं और ये वीली के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, छोटी आंत में अंगुली नुमा से एक संरचना होती है जो वीली कहलाती है। डेंगवैक्सिया वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है। देखिए, डेंगवैक्सिया जो वैक्सीन है इसको एक्चुअली प्रयोग किया जाता है डेंगू के इलाज के लिए। और यदि मलेरिया की बात करते हैं तो इसके लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, उसका नाम है दोस्तों RTS या फिर मैक्सक्यूरिक्स। ये जो है मलेरिया के लिए दिया जाता है वैक्सीन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। किस उपकरण की सहायता से पेड़ पौधों की वृद्धि की गणना की जाती है। तो इसके लिए ऑक्जेनोमीटर का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं वनस्पति वृद्धि मापी। क्या बोलते हैं? वनस्पति वृद्धि मापी। कैस्कोग्राफ भी पौधों में वृद्धि मापने के लिए एक उपकरण है। कैस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने की थी। इसका आविष्कार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। बढ़ते आगे। ऑक्सीजन का संयोजन या फिर बंधन कह सकते हैं किसके साथ अधिक होता है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में ये चारों जो ऑप्शन है इसमें सबसे सटीक है हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संयोजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ सबसे अधिक होता है। और यदि आपको हीमोग्लोबिन ना मिले, यदि मायोग्लोबिन मिलता है तो वो भी आंसर सही होगा। मायोग्लोबिन हैज़ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन, यानी कि उसका जो संयोजन क्षमता है मायोग्लोबिन का वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है हीमोग्लोबिन से। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन लगाना है। यदि मायोग्लोबिन आ जाए हीमोग्लोबिन भी रहे तो आपको मायोग्लोबिन के साथ जाना होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रकाश का अपवर्तन किससे टकराने से होता है। देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ऑप्टिकल डेंसिटी से जब टकराता है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अपवर्तन हो जाता है। गोलीय दर्पण के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं। देखिए, कोई भी जो दर्पण है चाहे उत्तल हो या अवतल हो वो किसी ना किसी गोलीय दर्पण का एक पार्ट होता है जिसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के खोखले गोले का केंद्र बिंदु होता है। देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण किसी न किसी गोल दर्पण का एक भाग होता है तो इसका जो सेंटर होता है इसी को कहते हैं हम लोग क्या? केंद्र बिंदु, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि इस केंद्र बिंदु से होकर के जो रेखा जा रही होती है इसी को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं। देखिए, लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। तो इसमें 3 आपको कार्बन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले को C3H6O3 लिख के या फिर CH3CH और इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है और फिर COOH जुड़ा होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में सुक्रोज का फॉर्मूला लिख करके बताएं, मतलब चीनी का फॉर्मूला लिख करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है। देखिए, ध्वनि जो है वो एक तरह की मतलब उस तरंग को कह सकते हैं वो निर्वात में नहीं चलेगी। तो उसको कहाँ चलना होगा? सबसे तेज चलेगी ठोस में, उसके बाद द्रव में और तब जाके गैस में। यानी कि ध्वनि जो है वो प्रकाश की तरह निर्वात में नहीं चल सकती है। तो ये कौन सी तरंग है? ये अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, लेकिन ध्वनि कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान किसी पिंड का द्रव्यमान यदि 80 kg है
देखिए ध्यान रखिएगा, किसी पिंड का द्रव्यमान यदि 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि द्रव्यमान जो है वो पूरे यूनिवर्स में एक समान रहता है। द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, भार चेंज होता है, क्योंकि भार जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो जिस स्थान पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ पर भार ज़्यादा होगा, जिस स्थान पर ग्रेविटी कम होगी वहाँ भार कम हो जाएगा। क्योंकि भार जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन, लेकिन हम लोग आम बोलचाल में भार और द्रव्यमान को एक ही कर देते हैं। तो देखिए, जब द्रव्यमान आपका चंद्रमा पर 80 है तो पृथ्वी पर भी 80 होगा, लेकिन भार जो होता है उसके बारे में लिखा गया है कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। यानी पृथ्वी पर यदि आप 60 किलो के हैं और आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आप 10 किलो के हो जाएंगे। ये भार मैं बता रहा हूँ, लेकिन द्रव्यमान यदि आपका पृथ्वी पर 60 kg है तो वहाँ चंद्रमा पर जाने के बाद द्रव्यमान 60 kg ही रहेगा। बढ़ते हैं आगे। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है, मोल होता है। फिर आगे देखिए, विषाणु जनित रोग कौन कौन सा है। देखिए, विषाणु जनित रोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोगों को बहुत सारे किताबों में मिलता होगा। एडे, पोइचे, छोक, खटरा, हिमहरे। इसमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं एक साथ। देखिए क्या क्या होता है, रेबीज, हर्पिस, हेपेटाइटिस, ट्रकोमा, एड्स, छोटी माता, गलसोत, खसरा, मेनिंजाइटिस, पोलियो, चेचक, डेंगू, इन्फ्लुएंजा। देखिए यहाँ पे एक आपके सामने ट्रिक भी लिखा हुआ है, एक दूसरा ट्रिक है इसमें। रेखा हमें हिट करके पोइचे, पोइचे को हम लोग पीछे ऐसे करके याद कर सकते हैं, पोइचे छोड़ गई। तो एक एक वर्ड हम लोग देखेंगे, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। देखिए, रे से रेबीज, ह से हर्पिस, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रकोमा, ए से एड्स, छो से छोटी माता। आगे है ग से गलसोत। फिर आगे देखिए, खा से खसरा, में से मेनिंजाइटिस, पो से पोलियो, चे से चेचक, ड से डेंगू, ई से इन्फ्लुएंजा। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। इसमें सारे आपके रोग खत्म हो जाएंगे, वायरस वाले। फिर आगे देखते हैं, सहजीवी पौधा कौन सा है। तो लाइकेन जो होता है दोस्तों, ये सहजीविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। सहजीविता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमीबायोसिस। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है, क्योंकि लाइकेन जो होता है इसमें शैवाल और फंगस दोनों के मिलने से ये बढ़ रहा होता है। तो लाइकेन को सबसे अच्छा सहजीवी हम लोग कह सकते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है। देखिए, रेशम के कीटों का जो पालन किया जाता है उसको हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। सेब में होने वाला रोग कौन सा है, फायर ब्लाइट। सेब में कौन सा रोग होता है, फायर ब्लाइट नामक रोग होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सेब की जो पपड़ी होती है वेंतुरिया इनाक्विलिस कहा जाता है उसको। फायर ब्लाइट यानी एर्विनिया एमिलोवोरा, पाउडरी माइल्यूट, ये सब रोग हैं किसके, सेब में होने वाले रोग हैं। तो इतना नहीं पूछता है, केवल फायर ब्लाइट पूछता है, वो आप याद रखिएगा। सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है। देखिए, फोटोस्फीयर जो होता है उसी को हम लोग सूर्य का चमकीली सतह, देखिए जो सूर्य का चमकीला सतह दिखाई देता है एक्चुअली होता क्या है, वो फोटोस्फीयर होता है। और फोटोस्फीयर में होता क्या क्या है, तो भार के अनुसार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे अधिक होता है 73.46%, और फिर उसमें हीलियम होता है 24.85%, और ऑक्सीजन होता है 0.77%, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.29%। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है क्या, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र में नहीं भाग लेता है। तो रक्त परिसंचरण में भाग कौन कौन लेता है, तो आर्टरीज लेती है, यानी कि धमनी, सीरा, वेन्स, हार्ट, ये सब किसमें भाग लेते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र में। बड़ी आंत, छोटी आंत सब रक्त परिसंचरण में भाग नहीं लेता है। कौन सी अदिश राशि है। देखिए, इसमें अदिश राशि के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्यविद्युत धारा, दाब, ऊर्जा, ये सब क्या है, अदिश राशि है। अच्छा, तो अदिश ये सब हो गया, तो सदिश कौन कौन है। ये सदिश के बहुत सारे नाम है, वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युता, विद्युत आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, तो ये सारे क्या हैं, सदिश राशि के उदाहरण हैं। तो इसको आप वीडियो को एक बार पॉज करके और याद भी कर सकते हैं कि सदिश कौन है और अदिश कौन है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। किस नियमानुसार नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या है और किसके बारे में कहा जा रहा है। तो किस नियम के अनुसार नियत ताप पर, ताप यहाँ पे कांस्टेंट है और कहा जा रहा है गैस का आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये आता है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, VIP बॉय, याद रखिएगा VIP बॉय, यानी कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये किसमें होता है, बॉयल के नियम में। ठीक है, तो इसके प्रमुख नियम कहाँ से आते, इसके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं गैस के वाले नियम, वो मैं आपको बता दूं। तो ये तो आपका हो गया बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ में मैंने जो ट्रिक दिया VIP, इस VIP में आपको T कहीं नहीं दिखा होगा, VIP में T कहीं नहीं दिखा, मतलब T इसमें कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट है, तब आपका बॉयल्स लॉ लग जाएगा। आगे आपको मैं एक और ट्रिक दे दूं, ये चार्ल्स का नियम है। इसमें देखिए नियत दाब है, यानी कि प्रेशर इसमें नियत है, तो इसमें आपका ट्रिक एक लग जाएगा कि चार्ल्स जो है वो टीवी देख रहा है। चार्ल्स क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, तो इसमें आपको P कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो गया, इसलिए प्रेशर को मैंने कहीं नहीं दिखाया ट्रिक में। तो टीवी देख रहा है, इससे क्या हो जाएगा कि किसी गैस के द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो तापमान के समानुपाती होता है, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये होता है चार्ल्स का नियम। तो बॉयल्स का नियम और चार्ल्स का नियम आपने देख लिया। अब देखिए एक एवोगाद्रो का नियम है, इसमें कहा गया है कि समान ताप एवं दाब सभी गैसों में समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है। और अगला है एक और नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो इसमें कहा गया परस्पर क्रिया न करने वाली गैसों को, यानी कि बहुत सारी गैसों को एक बर्तन में रख दिया जाए और वो गैसें यदि आपस में क्रिया न करें तो गैसों द्वारा जितना दबाव लगाया जाएगा उस बर्तन के दीवार पे सब मिला के बराबर होगा। तो ये होता है आपका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। फिर एक और भी बेहतर नियम है गैस लूसाक का नियम। इसके बारे में मैं बता दूं, यदि किसी गैस के आयतन को नियत रखा जाए, मतलब इसमें वॉल्यूम को नियत रखा गया, V को नियत रखा गया, तो किसी आदर्श गैस का दाब यानी कि प्रेशर जो होता है वो इसके टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी P = T हो जाता है। ये होता है गैस लूसाक का नियम। तो उम्मीद है कि आपको सारे गैस के नियम समझ में आ गए होंगे। बढ़ता हूँ आगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जनक कौन है, तो कार्ल्स लिनियस जो है इनको टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, मतलब नामकरण का पिता इनको कहा जाता है। लाइकेंस आर वेल नोन एज सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। लाइकेंस जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन के बेहतर इंडिकेटर होते हैं, अधिक SO2 को अवशोषित करने की उनकी क्षमता से संबंधित है ये। बढ़ते हैं आगे। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, यानी कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaOH2। अब इसमें बात करते हैं हम लोग बिना बुझा चूना, जिसको क्विक लाइम कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CO, बिना बुझा चूना को। और बुझा चूना जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं चूने का पानी, यानी कि बुझा चूना को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो मतलब उसमें के अंदर पानी है, तो पानी है मतलब वो क्या है, चूने का पानी है, और उसका फॉर्मूला होता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब वो बिना बुझा चूना होता है, मतलब इसमें यदि पानी नहीं होता है, तो होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। साधारण नमक का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, NaCl होता है। सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है, यानी बेकिंग सोडा होता है ये। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। और जब वो सोडा धावन सोडा हो जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। वही सोडा यदि कॉस्टिक सोडा हो जाए तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NaOH। सुहागा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O। फिटकिरी, ये खास फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, K2SO4 × Al2 और SO4 का होल थ्राइस × 20H2O, यानी कि 24 पानी होता है इसमें। लाल दवा, इसको KMnO4 कहते हैं। कॉस्टिक पोटास का फॉर्मूला होता है KOH। सोरा का फॉर्मूला होता है KNO3। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl × Cl। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ये सबसे जरूरी है, इसको याद रखिएगा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों का एक जैसा फॉर्मूला, थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए जो डॉक्टर आपका प्लास्टर होने के बाद जो उजला कलर का वो लगा देता है वो होता है जिप्सम, तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O। लेकिन जैसे ही वो सूखता है, यानी कि उसमें से पानी कम होता है, तो यहाँ देखिए दुगना पानी है, अब ये पानी हो जाएगा आधा, तो आधा पानी मतलब ½ H2O।
और बाकी वही रह जाएगा, यानी कि CaSO4 इसमें भी रह जाएगा, लेकिन पानी जो है दुगना से आधा, तो ये हाफ H2 बच जाएगा। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आज मैं एक्चुअली आपको 25 ही क्वेश्चन कराने वाला हूं, और वीडियो के रिस्पांस को देखते हुए मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ाने वाला हूं। देखिए, चौक, संगमरमर और चूना पत्थर, इन तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है CaCO3। CaCO3 चौक, चूना पत्थर और संगमरमर का फॉर्मूला होता है। पीत रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? इसको बाइल जूस कहते हैं। देखिए, बाइल जूस जो है ये बनाता कौन है? ये लीवर बनाता है, जिसको जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं। तो ये बनाता है आपका बाइल जूस, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? तो ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, यानी कि पीत की थैली में जाकर के ये स्टोर होता है, और ये भोजन पचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साउंडिंग रॉकेट के लॉन्चिंग हेतु थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों है? देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत नज़दीक है, तो इस कारण से ये साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम ये थुम्बा में स्थापित किया गया है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक भारतीय लॉन्चिंग स्टेशन है, जो थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी किसी से वो ले सकता है, लेकिन O जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। AB पॉजिटिव को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपेंट, लेकिन O को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर। तो इस तरह से आज के आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अगले दिन से हम वीडियो के रिस्पांस को देखते हुए क्वेश्चंस के नंबर्स को बढ़ा देंगे। साथ साथ और भी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।